आइए आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज यानी वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इस चैप्टर में नीट के जो क्वेश्चन हैं हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। अब 6वें नंबर से देखते हैं। तो कह रहा है व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय ए इलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के the maximum force of attraction between two charges separated by a distance। कह रहा है कि दो चार्ज हैं, दो आवेश हैं, वो कुछ दूरी पर रखे गए हैं और जो भी उनके बीच में खाली जगह है वहाँ पर हवा होगी। तो कह रहा है हवा को हटा करके उनके बीच में कोई मीडियम रख दिया जाए और उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो रखा जाएगा उसका कांस्टेंट के है, यानी कहने का मतलब के वैद्युत स्थिरांक का कोई माध्यम उन दोनों आवेशों के बीच में रख दिया जाए। जब ऐसा कर देंगे तो कह रहा है कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों सेपरेट चार्जों के बीच जो होगा द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। तो कह रहा है कि जो कुछ दूरी पर आवेश रखे गए हैं उनके बीच अधिकतम कितना बल लगेगा। और चूंकि कह रहा है, देखिए यहाँ पे हमसे कह रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब कैसे आकर्षित करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो फिर से एक बार क्वेश्चन समझिए कि कुछ दूरी पर दो आवेश रखे गए हैं और उन आवेश के बीच जो हवा होगी उसको हटा करके उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया गया है जिसका वैद्युत स्थिरांक के है। तो उनके बीच जो है अधिकतम कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 6वां का सी विकल्प सही है। अब इसको हम लोग किस प्रकार से करते हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है, दो अगर आवेश हैं एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे से r दूरी पर, तो फार्मूला हमारा होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ पर के जो है 1/4πε0 के बराबर है। के की वैल्यू होती है 1/4πε0। तो हमने यहाँ पर के रख दिया है। तो यहाँ पर देखिए समझने का प्रयास करिए। बस एक चीज़ समझना है कि जो हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कूलाम का नियम है वह निर्वात में था तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर था। अब अगर कोई माध्यम हो जाएगा तो ε0 चूँकि निर्वात के लिए है तो निर्वात या हवा का लगभग बहुत कम होता है, तो हवा के लिए भी बोल सकते हैं। वैसे कूलाम का नियम निर्वात के लिए, तो निर्वात के लिए फार्मूला है हमारा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। ये फार्मूला निर्वात के लिए एक तरह से। तो ये हमने एयर के लिए लिखा है क्योंकि के की वैल्यू बहुत कम होती है। तो ये फार्मूला हो गया। और ये ε0 हमारा जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी निर्वात में की परावैद्युतांक, निर्वात का परावैद्युतांक हिंदी में कहें तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर वहाँ पर कोई माध्यम है तो उस माध्यम की परमिटिविटी फ्री स्पेस की तुलना में के टाइम्स बढ़ जाती है। तो मान लीजिए वहाँ पर के टाइम्स बढ़ गई जब वो माध्यम भरा गया।
तो जाहिर सी बात है कि जब यह माध्यम होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन उसकी जगह एप्सिलॉन की जगह हमने एप्सिलॉन नॉट के रख दिया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर FM = 1/4 पाई एप्सिलॉन होना चाहिए, क्योंकि ये माध्यम का है, निर्वात का नहीं है। तो माध्यम के लिए एप्सिलॉन लिखा जाएगा, निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा। तो माध्यम के लिए एप्सिलॉन यहाँ पे लिखना चाहिए। फिर दूसरे स्टेप में एप्सिलॉन की जगह चूंकि एप्सिलॉन नॉट के होता है एप्सिलॉन की वैल्यू, तो वो लिखना चाहिए, लेकिन हमने एक ही स्टेप में लिख दिया क्योंकि हमने इधर आपको बता दिया। अब निर्वात में क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ये फार्मूला होता है। अब इनको दोनों को डिवाइड किया तो FM/F0 आ जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये चीज़ ऊपर चली जाएगी r², और ये Q1 Q2 नीचे आ जाएगा। मतलब पहले ये वाला लिखेंगे Q1 Q2/r², फिर इसको लिखेंगे जब बटे में तो ये पूरा उल्टा हो जाएगा। तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये नीचे वाला r² ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गया, r² से r² कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया। तो ये केवल बचा FM/F0 = 1/k, यानी FM = F0/k। ये FM का मतलब मीडियम है यानी माध्यम, और F0 का मतलब निर्वात है। निर्वात या ये कहें कि हवा हटा करके भरा गया तो निर्वात ही पहले किया गया होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है FM = F0/k आ जाएगा। दैट इज डिक्रीजेज के टाइम्स, यानी जो बल है प्रारंभिक बल के बटे में k है, कोई चीज़ में भाग देंगे तो घटता है, तो इसलिए कह रहा है डिक्रीजेज बाई k टाइम्स, यानी k गुना बल घट जाएगा जब हम k वैद्युतांक का कोई पदार्थ रखेंगे। तो कुल मिला के 6 का C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों के बीच आकर्षण बल लग रहा है। इसका मतलब है कि दोनों विपरीत आवेश वाले चार्ज रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहा है कि ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस। कह रहा है कि एक स्मॉल Q आवेश को दो आवेश कैपिटल Q और कैपिटल Q रखे गए हैं, तो उसकी सेंटर लाइन पर रखा गया, यानी जो बीच वाली लाइन है Q1 Q2 रख के लाइन खींच दें, तो उस लाइन पर ये छोटा सा चार्ज स्मॉल Q रखा गया है। कह रहा है द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू। अब ये कह रहा है कि ये तीनों जो है चार्ज आपस में साम्य अवस्था में है, संतुलन में है, इक्विलिब्रियम में है। तो कह रहा है कि Q कितना होगा इस कैपिटल Q का, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए 7वें क्वेश्चन में एक चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो कह रहा है द सिचुएशन इज एज शोन इन द फिगर। ये जो हमने चित्र बनाया है, इस चित्र में पूरी सिचुएशन को यानी पूरी स्थितियों को बताया जा रहा है। कैपिटल Q देखिए और B पॉइंट पे रखे गए हैं, बीच की दूरी R है, और इनके बीचों बीच सेंटर लाइन पर, सेंटर पर, ये जो लाइन है इसके सेंटर पे, सेंटर का मतलब केंद्र बिंदु पर ये छोटा सा स्मॉल Q चार्ज रखा गया है। अब कह रहा है देखिए लेट 2 इक्वल चार्ज Q ईच प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड B एट ए डिस्टेंस R अपार्ट। दो कैपिटल Q चार्ज एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे गए हैं। C इज द सेंटर ऑफ AB। C बिंदु जो है इस AB लाइन का केंद्र बिंदु है। वेयर चार्ज Q इज प्लेस्ड, जहाँ पर ये छोटा सा चार्ज रखा गया है। तो फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन चार्ज Q इक्वल टू 0। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर ये पूरी स्थिति संतुलन में है तो संतुलन कब होगा, जब विपरीत दिशा में लगने वाले बल बराबर होंगे, यानी नेट बल शून्य होगा। तो वही कह रहा है कि अगर इक्विलिब्रियम की स्थिति है तो जो ये कैपिटल Q चार्ज हैं इन पर नेट बल शून्य है। अगर नेट बल शून्य ना हो
तो ये इधर उधर खिसक जाएंगे कैपिटल क्यू वाले, तो इसलिए कैपिटल क्यू पर नेट बल 0 है। अब देखिए कैपिटल क्यू पर नेट बल 0 है, तो हम इस स्मॉल क्यू के कारण दोनों कैपिटल क्यू पर जो बल 0 है उसके बारे में तुलना कर लेते हैं कूलाम के नियम से। तो यहाँ पर देखिए पहले जो है इन दोनों आवेशों के बीच जो बल है, फिर इनमें से किसी एक आवेश के बीच जो बल है वो जो है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों स्थितियों को हमने फिगर में अच्छे से बताया है कि इस बिंदु पर B पर ये एक बार इस Q के कारण इस Q पर बल, तो मान लीजिए ये ज़्यादा प्रबल है, तो ये लाल वाली लाइन से हमने दिखा दिया। और एक बार जो है इस स्मॉल Q के कारण इस Q पर बल, तो ये इधर से दिखा दिया। चूँकि दोनों धनात्मक हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो दोनों के कारण बाहर की ओर ही बल लगेगा, तो दोनों की दिशाएं एक तरफ है। अब चूंकि दोनों की दिशाएं एक तरफ है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन है, क्योंकि दिशा एक ही है। तो अब देखिए इसके और इसके कारण, तो 1/4πε0 Q1 Q2/r² प्लस इसके और इसके कारण, ये बीच की दूरी r थी, अब इसके और इसके कारण इस पर बल, तो 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, जिन आवेशों के बीच बल लगता है उनको और उनके बीच की दूरी, तो केंद्र बिंदु पर है तो पूरी दूरी r है, तो इतना कितनी हो जाएगी r/2, तो r/2 का स्क्वायर। और खुद क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में है, यानी दोनों पर बल जो है, दोनों के कारण बल यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखिए अब दोनों के कारण जब बल यहाँ पर 0 हो गया, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/4πε0 Q²/r² = ये पूरा इधर जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 1/4πε0। अब ये r/2 का स्क्वायर खुलेगा, तो 4 नीचे ऊपर आ जाएगा, तो 4 कैपिटल क्यू स्मॉल Q/r²। r ये देखिए कट जाएंगे, r² Q से Q² एक बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा Q = -4 स्मॉल q, या फिर स्मॉल Q = -q/4। तो ये जो स्मॉल q है Q का -q/4 होना चाहिए अगर हमको संतुलन में इस स्थिति को बनाना है। तो अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान ये देना है कि ये स्मॉल q और ये कैपिटल Q है। अब देखें ये अगर धनात्मक होगा तो ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये दोनों धनात्मक हैं तो ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो कभी इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता, संतुलन होगा ही नहीं। दोनों प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो दूर भाग जाएगा, एक को खींचना चाहिए, तो इसलिए इस Q को निगेटिव वाला होना चाहिए, मतलब इसका जो चिन्ह हो इसके विपरीत चिन्ह वाला होना चाहिए। इसीलिए देखिए माइनस का साइन आ गया है, तो -q/4। तो इस प्रकार से 7 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है पॉइंट चार्जेज +4q -q एंड +4q आर केप्ट ऑन द x एक्सिस एट पॉइंट x = 0, x = a एंड x = 2a रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि 3 हमारे पास चार्ज हैं, +4q है, -q है और +4q है। इनको x एक्सिस पे, x एक्सिस ऐसे समतल के क्षैतिज, y एक्सिस ऐसे समतल से 90 डिग्री के कोण पर, ऐसे हम लोग मानते हैं और बनाते हैं। तो क्षैतिज दिशा में या x एक्सिस में ये तीनों आवेशों को रखा गया है, और किस प्रकार से रखा गया है कि x एक्सिस का अगर ये मूल बिंदु 0 माना जाए तो +4q को 0 पर रखा गया है, प्लस फिर -q को जो है उससे a दूरी पर रखा गया है, और +4q को इस +4q जिसको 0 रखे गए हैं इससे जो है x = 2a दूरी पर रखा गया है। तो अब उनके बीच स्थिति क्या बनेगी ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
अब यहाँ पर देखिए हमने फिगर बना दिया है जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है। तो ये +4 यहाँ पर रखा गया है, ये x एक्सिस है, और -q इससे a दूरी पर और +4 इससे 2a दूरी पर, ये देखिए 2a बना दिया। अब ये +4 है, ये +4 है। अब देखिए जो ये -q है ये क्या होगा, ये वाला भी इसको खींचेगा और ये वाला भी इसको खींचेगा। दोनों से समान दूरी पर हैं तो दोनों बराबर बल से खींचेंगे। जब दोनों बराबर बल से खींचेंगे तो ये ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, यानी एक दूसरे के विपरीत बल हो जाएंगे। ये अपनी तरफ खींचेगा तो बल का तीर इधर हो जाएगा, ये अपनी तरफ खींचेगा तो बल का तीर इधर है, और बराबर है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो कुल बल इस पे 0 आ जाएगा इस लाइन के लॉन्ग। तो वही कह रहा है नेट फोर्स ऑन ईच ऑफ द चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेज इज 0। ये कह रहा है कि जो कुल बल है वो एक चार्ज का दूसरे चार्ज की वजह से 0 हो जाएगा। हाउ यूर डिस्टर्बेंस इन एनी डायरेक्शन अदर देन along द लाइन ऑन विच द चार्जेज लाई विल नॉट मेक द चार्जेज रिटर्न। तो ये कह रहा है कि जिस लाइन पर ये रखे गए हैं चार्ज, उस लाइन पर अगर कोई हम लोग डिस्टर्बेंस करते हैं, मतलब ये चार्ज को खींच के अगर इधर कर देते हैं तो ये थोड़ा सा पास आ जाएगा तो ये अपनी तरफ खींच लेगा, या इस चार्ज को इधर थोड़ा सा करते हैं तो ये पास में आ जाएगा तो प्लस माइनस आकर्षित करते हैं तो ये अपनी तरफ खींच लेगा। तो कुल मिला के ये चार्ज यहाँ पर उपस्थित नहीं रह पाएगा, यानी दोबारा वापस लौट के नहीं आ पाएगा। इसीलिए कह रहा है नॉट मेक द चार्ज रिटर्न, यानी ये जो आवेश है -q ये अपनी जगह पर नहीं आ पाएगा। और सिर्फ यही नहीं, कोई भी अगर इसको खींच के इधर लाएंगे तो ये आपस में आकर्षित करेंगे तो ये अपनी जगह पे नहीं रह पाएगा। इसको खींच के लाएंगे तो माइनस वाला प्लस को आकर्षित करेगा तो ये अपनी जगह पे नहीं रह पाएगा। तो कुल मिला के सब में वही स्थिति बन जाएगी। तो 8 का C विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 का C विकल्प कह रहा है ऑल ऑफ द चार्जेज आर इन अनबैलेंस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी सारे चार्ज जो है अस्थिर संतुलन में है। स्थिर संतुलन नहीं है, किसी को भी एक को डिस्टर्ब कर देंगे तो सारे आवेश डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये कहने का मतलब है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित क्वेश्चन है। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h इन ए यूनिफॉर्म एंड वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड E। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा जा रहा है। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, 0 वेग था, प्रारंभिक वेग था, उसके बाद इसको वहां से छोड़ दिया जाता है। जैसे गेंद टपका देते हैं ऊपर से, छत में चढ़ के गेंद हाथ से पकड़ के छोड़ दिया जाए तो प्रारंभिक वेग उसका 0 रहता है। उस प्रकार से एक विद्युत क्षेत्र में हम इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में गमन करने लगेगा, जाने लगेगा, और विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर होता है तो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर जाने लगेगा। तो कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वर्टिकल डिस्टेंस h तय करता है ऊपर की दिशा में। देखते हैं इसको। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h इन ए यूनिफॉर्म एंड वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड E। हाँ, विद्युत क्षेत्र हमारा ऊपर की ओर है और उस पर इलेक्ट्रॉन छोड़ा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है, यानी प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं जाती हैं। इसका मतलब माइनस प्लेट ऊपर की ओर है, प्लस प्लेट नीचे की ओर है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर जाएगा। इसीलिए चूंकि प्लस प्लेट नीचे है तो नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड। अब क्या करते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है जो नीचे से ऊपर थी, अब उसको बदल देते हैं, यानी ऊपर से नीचे कर देते हैं। रिवर्स का मतलब उसका उल्टा कर देते हैं। कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड द सेम, इसका परिमाण सेम रखते हैं। जो विद्युत क्षेत्र हम बदल रहे हैं उसका परिमाण सेम रखते हैं।
तो कह रहा है ए प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट इन थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस एच। अब क्या करता है, जब विद्युत क्षेत्र का दिशा बदल देते हैं, परिमाण वही रहती है, अब हम इलेक्ट्रॉन की बजाय प्रोटॉन को एच डिस्टेंस से छोड़ते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन को एच डिस्टेंस से छोड़ा था, यानी एच ऊंचाई से, अब इलेक्ट्रॉन को पहले छोड़ा था, अब प्रोटॉन को छोड़ रहे हैं। तो कह रहा है द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन इज। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के गिरने में जो समय लगा, प्रोटॉन के गिरने वाले समय से उन दोनों की तुलना कीजिए, ये कह रहा है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों फिगर बना दिए हैं। पहले विद्युत क्षेत्र ऊपर के दिशा में था, प्लस से माइनस की ओर, यानी विद्युत बल रेखा इधर को है, यानी विद्युत क्षेत्र इधर को है। तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ा जाएगा जब, तो इलेक्ट्रॉन में चूंकि ऋणात्मक चार्ज होता है तो धन प्लेट की ओर जाएगा, तो इधर को चलेगा, तो यह ऊंचाई है, चला मान लीजिए। इसके बाद कह रहा है कि हमने विद्युत क्षेत्र वही रखा है, परिमाण केवल दिशा बदल दी। इसका मतलब धन प्लेट को ऊपर और ऋण प्लेट को नीचे कर दिया। तो धन को हमने ऊपर कर दिया, ऋण को नीचे कर दिया, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बदल गई, ऊपर को थी अब नीचे को हो गई। अब प्रोटॉन छोड़ा जा रहा है, तो प्रोटॉन जाहिर सी बात है कि धन है, तो धन से प्रतिकर्षित होगा और ऋण से आकर्षित होगा, तो फिर ये एच ऊंचाई चल रहा है। तो कह रहा है दोनों की हमको तुलना करना है कि दोनों को यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, ये बात हमको सिद्ध करनी है। तो इसको देखते हैं। तो कह रहा है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, आवेशित कण है, तो उस पर कितना बल का अनुभव होता है। एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है F इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब चूंकि वो जो आवेशित पार्टिकल है उसका द्रव्यमान भी होगा, तो जब ये विद्युत क्षेत्र में चलेगा तो विद्युत बल का भी अनुभव करेगा, और जब चलेगा तो उसका त्वरण भी बढ़ेगा, क्योंकि खींच रहा है, तो सामान्य बल का भी अनुभव करेगा। तो F बराबर m इंटू ए, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान भी होता है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों बलों को बराबर कर देंगे। जो विद्युत बल है और सामान्य बल है, इन दोनों को बराबर कर देंगे। बराबर करने से फायदा क्या होगा, हमको त्वरण मिल जाएगा। तो ma इक्वल टू क्यू ई, तो a इक्वल टू क्यू ई बाई एम, ये हमने त्वरण निकाल लिया। अब जब हम त्वरण निकाल लेंगे तो अब चूंकि यह ऊंचाई पर निकल रहा है और दूरी यह ऊंचाई से गिर रहा है, तो जो जब दूरी दी हुई है तो दूरी हो और त्वरण भी हो उसमें, तो हम न्यूटन की गति का कौन सा नियम लगाते हैं, दूसरा नियम। तो दूसरा फार्मूला लग गया, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और प्रारंभिक वेग यानी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ किया है, तो u बराबर 0 हो गया। तो ये जब 0 रख देंगे तो h बराबर हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा, यानी h बराबर a की जगह ये पूरा उठा के रख देंगे, तो ये रख दिया क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया t इक्वल टू अंडर रूट 2hm अपान क्यू ई। अब देखो आवेश नियत है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कभी बदलता नहीं, द्रव्यमान भी नहीं बदलता है। द्रव्यमान प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अलग अलग है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश सेम है, तो इसलिए क्यू कांस्टेंट हो गया। दोनों में विद्युत क्षेत्र का परिमाण सेम है, केवल दिशा बदली है, तो ई भी कांस्टेंट हो गया। एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है ही। 2 हमारा संख्या है, तो ये भी कांस्टेंट है, तो टी समानुपाती हो गया किसके, अंडर रूट एम, यानी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम, यानी जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसको एच दूरी तय करने में ज़्यादा समय लगेगा। जाहिर सी बात है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वजन होता है, ज़्यादा भारी होता है, इसलिए प्रोटॉन को ज़्यादा समय लगेगा। एस क्यू इज सेम फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, क्यू तो सेम है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए, तो उसको हटा देंगे। एस इलेक्ट्रॉन है जो स्मॉलर मास, सो इट विल टेक स्मॉलर टाइम, तो इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन की तुलना में कम द्रव्यमान है,
इसलिए उसको h दूरी तय करने में कम समय लगेगा। तो इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे तो 9 का ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है ए टॉय कार विद चार्ज क्यू मूव्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई। कह रहा है एक टॉय कार है, यानी जो बच्चे कार वाला खिलौना रखते हैं, वो कह रहा है टॉय कार विद चार्ज क्यू, उसमें क्यू आवेश है, वो मूव हो रहा है फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, जैसे पृथ्वी, तो क्षैतिज में वो बिना घर्षण वाले तल पर मूव कर रहा है, यानी घर्षण नहीं है, यानी तल के द्वारा कोई बल नहीं लगाया जा रहा है। और उस जहाँ पर ये मूव कर रहा है, चल रहा है, वहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र है, क्या, वेक्टर ही है। ड्यू टू द फोर्स क्यू ई, अब जाहिर सी बात है कि विद्युत क्षेत्र में जा रहा है तो विद्युत बल लगता है F बराबर क्यू ई, तो वही कह रहा है कि क्यू ई फोर्स के कारण इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 6 मीटर प्रति सेकेंड। अब चूंकि फोर्स लग रहा है तो फोर्स में जाहिर सी बात है कि जब फोर्स लगता है, बल लगता है, तो बिना त्वरण उत्पन्न हुए कोई चीज़ रह ही नहीं सकती, क्योंकि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो जाहिर सी बात है कि बल लग रहा है तो उसका वेग 0 से 6 मीटर प्रति सेकंड चेंज हो रहा है 1 सेकंड में, यानी यही हमारा त्वरण हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो ये आ गया एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स। अब जैसे ही कह रहा है कि इसका वेग 0 से 6 मीटर प्रति सेकंड हुआ 1 सेकंड में, वैसे ही हम विद्युत क्षेत्र की दिशा को पलट देते हैं, दिशा उल्टा कर देते हैं। तो कह रहा है द कार कंटेंस टू मूव फॉर 2 more सेकेंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड। तो कह रहा है जैसे उलटते हैं तो अब जाहिर सी बात है कि बल विपरीत दिशा में लगेगा, लेकिन अब उसको त्वरण भाग तो रही है। जैसे कार हम रोड पे चलाते हैं और 80 की स्पीड हो तो ब्रेक मारे तो तुरंत थोड़ा रुकेगी, कुछ दूर आगे चली जाएगी। तो वही कह रहा है कि जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र को पलट देते हैं तो कह रहा है कि 2 सेकंड के लिए, 2 और अधिक सेकंड के लिए वो कार जो है, बच्चा खेलने वाली कार, आगे मूव कर जाती है, यानी आगे चली जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड के इन्फ्लुएंस में। तो कह रहा है द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन 0 to 3 सेकेंड आर रेस्पेक्टिवली। तो कह रहा है उस कार की औसत चाल और औसत वेग हमको निकाल करके बताइए 0 से 3 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में वो त्वरण हुआ 0 से 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मतलब वेग बदला 0 से 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो 1 सेकेंड में जो वेग बदलता है उसी को हम त्वरण कहते हैं। तो 1 सेकेंड तक ये वेग है, फिर 1 सेकेंड के बाद पलट दी जाती है विद्युत क्षेत्र की दिशा। जब पलट दी जाती है तो कह रहा है कि 2 सेकेंड गाड़ी और चल जाती है, यानी 3 सेकेंड में कार की चाल, औसत चाल और औसत वेग हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा चित्र बनाया गया है, इसको समझ लें। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए तो बहुत आसान हो जाएगा समझाने में भी हमको और आप लोगों को समझने में। तो देखिए यहाँ से ए को 3 सेकंड की चली गई दूरी को इसने जो है 3 भागों में बांट दिया है, ए, बी और सी। तो कह रहा है कि जब ए से वो चली, जब विद्युत क्षेत्र उस जिस दिशा में चल रही थी उसी दिशा में हुआ, तो विद्युत क्षेत्र जब उसी दिशा में था तब ये t से 1 सेकंड तक चली, t से 1 सेकंड तक। तो चूंकि विद्युत क्षेत्र था तो इसलिए विद्युत बल लगेगा, तो इसमें त्वरण भी था, यानी एक्सेलरेशन था। तो एक्सेलरेशन की दिशा ये हो गई ए। अब 1 सेकंड के बाद हमने विद्युत क्षेत्र को बदल दिया। जाहिर सी बात, जैसे धड़ाक से विद्युत क्षेत्र बदला जाएगा वैसे स्थिति इस तरह पैदा हो जाएगी जैसे गाड़ी आगे चल रही हो और ब्रेक लगा दिया जाए। भाई गाड़ी चलाने के लिए पहले हम एक्सीलेटर लिए गाड़ी का, तो एक्सीलरेटर शब्द जो है गाड़ी का एक्सीलरेशन से ही बना है, जिसको त्वरण कहते हैं।
यानी त्वरण उत्पन्न करने वाले को एक्सीलरेटर कहते हैं। तो गाड़ी में जो एक्सीलेटर होता है वो एक्सीलरेटर है। और जाहिर सी बात है जब ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी धीरे होने चलती है, तो इसका मतलब कि जो त्वरण था वो मंदन में बदल जाता है, यानी विपरीत दिशा में लगता है। तो इसीलिए जब 1 सेकंड तक ये बच्चे वाली कार चलेगी, इसके बाद हम विद्युत क्षेत्र बदल देंगे, तो जो त्वरण आगे की ओर था वो अब जो है गाड़ी की गति प्रति सेकंड कम होगी, यानी त्वरण विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो -a कर दिया गया, तीर का निशान विपरीत दिशा में लगा। अब t बराबर 2 सेकंड पर ये मान लिया कि उसका वेग 0 हो जाएगा, तो 0 हो करके ये उल्टी दिशा में चलने लगेगी। तो ये तीसरे सेकंड तक चली, और जब तीसरे सेकंड तक चली तो यहाँ फिर त्वरण उल्टी दिशा में था इसके, तो ये -a है। अब देखिए वेलोसिटी को 0 होने में 3 सेकंड लगा है, ध्यान दीजिए 3 सेकंड तक। 2 में ऐसे कम हुई, फिर तीसरे में आके रुक गई, तो v बराबर 0। तो इस प्रकार से चित्र को बनाया गया। तो चित्र अच्छे से समझ लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए वेग 0 था, पहले वेग स्थिर अवस्था से शुरू हुई थी। t बराबर 1 पर वेग 6 मीटर प्रति सेकंड था, क्वेश्चन में दिया गया है। और t बराबर 2 के आने के बाद फिर t बराबर 3 पर फिर वेग 0 हुआ है, तो t बराबर 3 हो गया। यहाँ पर माइनस मतलब उल्टी दिशा में एक्सीलरेशन है, उसको रिटार्डेशन कहेंगे यानी मंदन। और यहाँ पर भी मंदन है क्योंकि गाड़ी को रोका जा रहा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र हमने पलट दिया है। तो अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होगा, a = वेग परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन 0 से 6 सेकंड तक है, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक यानी 6 - 0 अपान जो समय है वो कितना है 1 सेकंड, तो 1 आ गया। तो त्वरण आ गया 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए 0 से 1 सेकंड तक फॉर t बराबर 0 to 1 सेकंड। अब 0 से 1 सेकंड तक वही फार्मूला गति का हम दूसरा नियम लगाएंगे, क्योंकि दूरी भी तय हो रही है। तो s बराबर ut + ½ at²। लेकिन प्रारंभिक वेग 0 है, तो ut हमारा पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि u पे 0 रखेंगे तो t का गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो कितना बचेगा ½ at²। तो इसलिए प्रारंभिक दूरी जो 0 से 1 सेकंड तक चली गई उसको s1 लिखा, हाफ, और a हमारा 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, t कितना है 1 सेकंड। तो ये सॉल्व करने पे आ गया 3 मीटर। तो 1 सेकंड में 3 मीटर चली। अब अगले सेकंड में 1 से 2 यानी दूसरे सेकंड तक 1 से 2 तक कितना चली, तो t बराबर 1 सेकंड और t बराबर 2 सेकंड पर। तो s2 = 6, त्वरण वही है ½ at²। अब यहाँ पर देखिए t बराबर 1 सेकंड पर वस्तु का वेग कितना है 6 मीटर प्रति सेकंड, क्वेश्चन में दिया है। तो 1 सेकंड पर वेग है 6 मीटर प्रति सेकंड, तो वही फार्मूला लगा देंगे, s बराबर ut + ½ at²। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, s बराबर ut + ½ at²। तो u हमारा 6 मीटर प्रति सेकंड है। अब यहाँ पर t1 और t2 के बीच ली जा रही है, तो t1 पर चूँकि t2 पर कुछ वेग होगा तो t1 हमारा प्रारंभिक वेग ही होगा, तो u की जगह लिखा गया, क्योंकि अंतिम वेग तो t2 पर होगा, तो ये u होगा, ये v होगा। तो u की तरह काम करेगा 1 सेकंड वाला, तो u की जगह 6 रख दिया, और t आता है तो t की जगह 1 रख दिया, क्योंकि 2 में 1 घटाएंगे तो समय अंतराल कितना है 1 सेकंड, -½ त्वरण है 6 और समय है 1, तो ये आ गया 3 मीटर। तो 1 से 2 सेकंड पर भी 3 मीटर चलेगी। अब यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह इसलिए आया क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर -a रखी गई है, क्योंकि दिशा बदल गई है, तो माइनस के साथ आया, तो 3 मीटर रख दिया गया। अब 2 से 3 सेकंड पर, अब 2 से 3 सेकंड पर, तो तीसरे सेकंड पर क्या होगा कि 2 से 3 सेकंड के बीच में हमारी जो वस्तु है वो रुक जाती है। तो नियमता देखिए t बराबर 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में हमको फार्मूला ये लगाना चाहिए, v² = u² - 2as।
तो इसमें चूंकि अंतिम वेग 0 हो रहा है, प्रारंभिक नहीं, यहाँ देखिए प्रारंभिक में 0 रख दिया है, क्योंकि s बराबर ut प्लस हाफ at² होता है, माइनस साइन तो यह नेगेटिव की वजह से है, तो यहाँ प्रारंभिक वेग में 0 रखा है, जबकि वेग अंतिम 0 होगा। प्रारंभिक तो यहाँ 0 था, तो यहाँ पर कुछ वेग होगा और तीसरे पे 0 हो जाएगा, तो ये प्रारंभिक होगा, ये अंतिम, तो u 0 नहीं होगा, v 0 होगा। परंतु इस तरह का क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा और जरा सा थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा, तो उसने डायरेक्ट 0 रख दिया है। और एक कारण यहाँ पर इस तरह रखने का और भी है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र को पलटा जा रहा है, तो विद्युत क्षेत्र को जब पलटेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो स्थिति पहले थी उसी की बराबर और विपरीत स्थिति पैदा होगी। तो इसलिए t बराबर 0 से 1 सेकेंड में जो 3 मीटर चली, 2 से 3 सेकेंड में उसी 3 मीटर का उल्टा चली है, -3 मीटर। देखिए आंसर आया, तो इसलिए भी उसने डायरेक्ट ये आंसर ये फार्मूला लगाया है। तो S3 में देखिए u हमारा ut जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि u उसने 0 रख दिया है, माइनस हाफ a हमारा 6 है और t 1 सेकेंड का समय अंतराल है, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो यह आ गया -3। इस प्रकार से अब देखिए विस्थापन और दूरी में आपको अंतर बताया गया है, बहुत अच्छे से हमने बताया था। दूरी का मतलब कुल कितना चला, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये दूरी हो गई, यहाँ से यहाँ तक, मतलब दूरी में हमेशा जोड़ा जाता है क्योंकि कुल निकालना है। और विस्थापन में क्या होता है, अगर कुछ उल्टा चल गया है तो उसको घटाया जाता है। फिर से ध्यान दीजिए, दूरी में टोटल कितना चला वो निकाला जाता है, चाहे वो उल्टा चले चाहे सीधा चले। लेकिन विस्थापन का मतलब है कि मूल बिंदु से कितना विस्थापित हुई है। तो विस्थापित का मतलब जाहिर सी बात है कि अगर लौट आई है तो जहाँ पर है वहाँ से विस्थापन निकालेंगे तो कम आएगा, तो कम के लिए घटाना ही पड़ेगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखिए, टोटल विस्थापन कितना है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन। तो चिन्ह सहित जोड़ेंगे, विस्थापन में चिन्ह सहित जोड़ना है और दूरी में बिना चिन्ह के जोड़ना है। तो चिन्ह सहित जोड़ेंगे तो 3 S1 S2 S3 है, तो तीनों 2 जुड़ जाएंगे 6 और ये 3 घटेगा तो 3 आ जाएगा, तो 3 मीटर हमारा विस्थापन हो जाएगा। अब अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी में तो सब जुड़ेंगे, तो तीनों जुड़ेंगे तो 3 को 9 आ जाएगा। तो दूरी हमारी 9 मीटर हो गई और विस्थापन हमारा 3 मीटर हुआ, यानी डिस्प्लेसमेंट 3 हो गया और डिस्टेंस 9 हो गया। अब देखिए जब दूरी हमारी 9 हो गई, विस्थापन 3 हो गया, तो औसत दूरी और औसत विस्थापन हमसे पूछा है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है और वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। तो एवरेज वेग बराबर हो जाएगा औसत विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन कितना है, 3 मीटर है, समय 3 सेकंड लगा है, तो 1 मीटर पर सेकंड हो गया। और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, पूरी दूरी कितनी चली गई, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो पूरी दूरी 9 मीटर चली गई है, तो औसत चाल क्या हो जाएगी, दूरी बटे समय। तो दूरी 9 मीटर है, समय 3 सेकंड लगा है, तो 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 मीटर प्रति सेकंड। तो औसत वेग कितना हो गया, 1 मीटर प्रति सेकंड, और औसत चाल कितनी हो गई, 3 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से आज हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 11वां नंबर क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।